तो सबसे पहले तो इसमें बेसिक सा इंट्रो है बेटा सॉलिड के बारे में। तो जनरली बताया है कि सॉलिड होते क्या। तो सॉलिड को आप जानते हैं कि सॉलिड वो फॉर्म है बेटा स्टेट का जहाँ पर शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं क्या। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? और बोलते रहो बेटा की चीजें समझ में आ रही, क्लियर है? नहीं पता चला कि हम बोलते आ रहे कोई बोल भी नहीं रहा। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को सॉलिड के रिगार्डिंग? नो सर। तो सॉलिड बेटा वो शेप है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड वो फॉर्म है बेटा जहाँ पर आपका शेप और वॉल्यूम आपके दोनों फिक्स होते हैं। तो पहले तो ये सॉलिड का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद आपको सॉलिड्स के प्रॉपर्टी दे रखे हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ कि किसी को दिक्कत हो तो एक बार बताना, नोट करा देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी दे रखा है कि जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? रिजिड होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये आपने क्लास उसमें सीखा होगा बेटा 9th में कि दो फॉर्म होते हैं, रिजिड एंड फ्लूइड। तो सॉलिड है वो बेटा रिजिड फॉर्म है, और जो गैस और लिक्विड है वो फ्लूइड फॉर्म होते हैं जो फ्लो हो सकते हैं। दूसरा दे रखा है कि सॉलिड के जो डेंसिटी है, डेंसिटी हाई होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्या? नो सर। और तीसरा दे रखा है कि सॉलिड क्या है? कंप्रेसिबल नहीं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है। उसके बाद दे रखा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं जिनका शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। उसका दे रखा है कि जो सॉलिड है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल की एनर्जी लो होती है। यदि आपको इन प्रॉपर्टीज में किसी को भी दिक्कत है तो एक बार बोलो, मैं नोट करा दूंगा, अदरवाइज यदि आते हो तो इसको छोड़ दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। तो सबको आता है बेटा, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से प्रॉपर्टी है जो आप सीखते रहे 9th से, बहुत ईजी है, बता रहा हूँ। उसके बाद आपका ये एक और पॉइंट दे रखा है कि जो वाई डू सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। ऐसा क्यों है कि कुछ एलिमेंट सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट गैस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का फिजिकल स्टेट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। ये भी आपको पता है, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आई है देन फिजिकल स्टेट क्या होगा बेटा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? सॉलिड। सॉलिड होगा। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा लो है देन फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। उसी तरीके से आप एनर्जी की बात करें, यहाँ पर थर्मल एनर्जी की बात करें, यदि थर्मल एनर्जी हाई है देन फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस। गैस। तो अब इन्होंने बताया कि बेटा कुछ एलिमेंट सॉलिड की तरह इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होते हैं और उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है? लो होती है। तो दिक्कत है इसमें? नो सर। तो ये भी नोट कराने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। चलो अब हम जो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो मेन टॉपिक है आपका बेटा, तो जो सॉलिड है, सॉलिड को क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो हेडिंग डाले बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ से लिखना, साथ में लिखते जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसे नोट करो बेटा। The solids are classified into the following two types. फर्स्ट बेटा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसके एग्जांपल है बेटा आपके पास सारे के सारे सॉलिड एलिमेंट एंड आयनिक कंपाउंड। और सेकेंड है बेटा आपका एमोर्फस सॉलिड, इसके एग्जांपल बेटा आपके
rubber, glass, which are plastic, polymers, etc. आपके जो सॉलिड हैं दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है आपका अमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, अमोर्फस सॉलिड होते क्या है, इनको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल ये हैं और अमोर्फस के एग्जांपल ये हैं। अब होते क्या है इनको भी हम डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया आज तक बेटा? यस सर। तो आप हेडिंग डालो बेटा जरा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस between a crystalline solid and an amorphous solid। इसके अंदर फर्स्ट आएंगे बेटा अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, अब देखो जरा यहां से थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, अरेंजमेंट के बेस पर आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो जनरली दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक होता है बेटा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहीं से आपको बेसिक से डिफरेंस समझ में आ गया बेटा कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो पहले हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझना। सपोज करो आपके पास एक बहुत बड़ा सा हॉल है और इस पे आपको टाइल्स लगाने हैं, ठीक है, और आप इसमें लगाने जा रहे हैं बेटा रेक्टेंगुलर टाइल्स जिनकी डायमेंशन है 2x2। तो आपने एक रेक्टेंगुलर टाइल यहाँ लगाया, तो इसके बेस पर आप पूरे हॉल का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या बेटा कि यहाँ पर भी एक ऐसी टाइल लगा होगा, इधर भी एक ऐसी टाइल लगा होगा, एक ऐसी टाइल यहाँ लगा होगा, एक ऐसे इधर लगा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस सर। यस सर। यदि आपका सेम तरीके की फ्लोरिंग है, सेम टाइलिंग से फ्लोरिंग है, यानी इसे बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों बोला हमने? यदि आपको एक पर्टिकुलर जगह का अरेंजमेंट पता है देन उसके बेस पर आप पूरे हॉल का अरेंजमेंट बता सकते हैं कि किसी टाइप के टाइल्स लगे होंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर जिस तरीके का अरेंजमेंट है पूरे आपके स्पेस में सेम अरेंजमेंट है, तो इसे बोल रहे हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या जगह समझ में, ये आपकी फ्लोरिंग है, इस पे आपको टाइल्स लगाने हैं लेकिन आप यहाँ लगा रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का और यहाँ पर आप लगा के क्या पेंटागन शेप का, फिर आगे कई जगह वहां पर आप हेक्सागन का लगा रहे हो। तो इसके बेस पर आप हॉल का अरेंजमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या बेटा कि किस टाइप की टाइलिंग होगी? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि आगे फिर से आपको ऐसे लगा लो, ट्राइगोनल शेप का लगा लो। इसके बेस पर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का अरेंजमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज हर जगह अरेंजमेंट क्या अलग अलग है। तो इसे बोलते हैं हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है क्या? यस सर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि एक जगह पर पार्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वही अरेंजमेंट थ्रू आउट द स्पेस होगा, आपका जो भी स्पेस अवेलेबल है सब जगह वही अरेंजमेंट होगा। लेकिन जो आपके एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ और अरेंजमेंट हो, किसी और जगह पर कुछ और अरेंजमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। तो पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और जो एमोर्फस सॉलिड है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
कभी कभी क्या होता है जरा समझना, जैसे आपकी फ्लोरिंग कर रहे हैं आप ऐसे 2x2 में टाइलिंग ले जा रहे हैं, लास्ट में आपका स्पेस कम बचा, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे पीस के फॉर्म में भी यहाँ पर टाइल लगा देते हैं, कैसे जैसे आप ऐसे टाइल लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पर कम बचा आपका, देन यहाँ पर 2x2 का टाइल लगे, यहाँ पर उस टाइल का छोटा सा पीस लग जाएगा, छोटा पीस। छोटा कट कट कर कट करके पीस लगाएंगे। तो होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कभी कभी वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाते हैं। यदि आप ये प्रोडक्ट ये शेप देखें, तो इस शेप के बेस पर आप पूरी डायमेंशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये केवल एक पर्टिकुलर जगह पर है, और वो इस वजह से क्योंकि वहां पर स्पेस अवेलेबल नहीं था। क्लियर है क्या? यस यस। तो कभी कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकते हैं। एक मिनट रुकना मुझे जरा। तो बेटा होता क्या है, अब ये तो आपने एक डेली लाइफ का एग्जांपल समझ लिया, लेकिन होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कहीं कहीं उनमें इम्प्योरिटीज आ जाती है बेटा। इम्प्योरिटीज की वजह से कहीं कहीं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाते हैं, अदरवाइज वो पूरे जगह पर क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। समझ गए मैंने क्या बताया? यदि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आ गई, तो इम्प्योरिटीज की वजह से कहीं पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएंगे क्रिस्टलाइन, अदरवाइज इम्प्योरिटीज नहीं है देन वो क्या होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। लेकिन जो आपके एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या आपके क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, उनका जो शेप है उनका ज्योमेट्री है फिक्स नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे इन यस लोगों सर। ने एक इमेज से शो कर रखा है, जैसे ये इस टाइप से इन लोगों ने क्रिस्टलाइन का इमेज शो किया हुआ है, ये क्रिस्टलाइन है। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हो आप, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है क्या, सब जगह हेक्सागन के फॉर्म में पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्या? यस सर। अच्छा, जो भी आपके कॉर्नर्स है वहां पर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को हमने ज्वाइंट किया एक दूसरे से, ये सब पार्टिकल्स हैं सब जगह। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ देखो आप, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है कि यदि आप एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर साइट की आपको पता है कि अरेंजमेंट ऐसे है, तो थ्रू आउट द स्पेस आपको अरेंजमेंट पता चल जाएगा क्या? यस सर। तो ये आपका यस। क्रिस्टलाइन है। लेकिन एमॉर्फस में होता है क्या, कहीं पर हो सकता है कि पार्टिकल इस टाइप से हो, हेक्सागन बना रहे हो कहीं पर, कहीं पर हो सकता है कि वो फिर बेटा स्क्वायर ही बना ले, कहीं पर हो सकता है कि वो कुछ ऐसे शेप बनाए मतलब जिनको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओ। क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस सर। तो ये आपका क्रिस्टलाइन है, ये आपके अमोर्फस है। तो देखो क्रिस्टलाइन में होता है क्या, पार्टिकल अरेंजमेंट फिक्स है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में पार्टिकल अरेंज होते हैं। लेकिन जो अमोर्फस है वहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं। क्लियर क्या? यस सर। ठीक, चलो नोट करो बेटा आप इसमें जरा, इसमें लिखना ए सॉलिड इज said to be crystalline if its various constituent particles are arranged in a
definite geometric pattern in three-dimensional space so that there is long range order as well as short range order of the particles. बेटा शॉर्ट रेंज ऑर्डर ध्यान रखा, जनरली नहीं होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर तब आएगा जब कहीं पर भी क्या आ जाए, आपकी इम्प्योरिटीज आ जाए। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. On the other hand, a solid is said to be amorphous if there is no regular arrangement of its particles so that there is only short range order. Its particles. नोट कर लो बेटा, और इसमें भी कोई दिक्कत हो तो पूछ बेटा आपको। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? No, No, sir. sir. समझ गए? इन लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर रखा, तो ये आप बना लेना। तो ये पहले डायग्राम मैंने बनाया था बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का था, इस टाइप से। ये साथ में बनाते जाओ। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बेटा ये। मॉर्फस का कुछ एक रेगुलर अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, कहीं भी किसी ऑर्डर में पार्टिकल्स अरेंज है बेटा इनके। हर एक बैंड पर बेटा पार्टिकल है, जहाँ पर भी हल्के से टर्न वन हो रहे। तो ये आपका एमोर्फस है बेटा, और फर्स्ट वन आपका क्रिस्टलाइन है।
कोई दिक्कत बेटा इसमें? हटा दो समय। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट डालो सेकंड पॉइंट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने बेटा सीखा है कि जो सारे के सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं क्या? जैसे आप बोले NaCl, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है क्या? या फिर आप आयरन Yes, ले sir. लो, या फिर आप कॉपर ले लो, या फिर KCl ले लो, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जो हम जनरली अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इस चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है बेटा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि क्रिस्टलाइन अमोर्फस में डिफरेंस क्या है, उसके बाद पूरा क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं क्या? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। क्लियर है ना बेटा? Yes, yes, sir. अच्छा, लेकिन जब ये मेल्ट करते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करता है सब्सटेंस का क्या? जैसे आपको आइस को मेल्ट करना है, तो जब आप आइस मेल्ट करते हैं तो उस टाइम पर आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है क्या? बेटा जब भी कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है, सपोज करो आपके पास -5 डिग्री सेल्सियस का आइस है, आज इसको आप हीट करो तो टेम्परेचर इंक्रीज करके -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा। जैसे 0 होगा उसके बाद कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा क्या? Yes, sir. और कब तक 0 ही रहेगा? जब तक कि सारा का सारा आइस सॉलिड से क्या ना कन्वर्ट हो जाए बेटा, Liquid. लिक्विड। उसके बाद आप जब लिक्विड बन जाएगा फिर हीट करोगे फिर इंक्रीज करेगा 1 2 3 4। ये पता है ना आपको सबको बेटा? तो जब किसी भी सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और कब तक कांस्टेंट रहता है? जब तक कि सारा का सारा सब्सटेंस किस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, इस टाइम पर जो आप हीट सप्लाई करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं क्या? Yes. Yes. और इस टाइम पर आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट जाता कहाँ पर है? वो हीट जाता बेटा जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, यदि उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करने होंगे? वीक करने होंगे। तो उस टाइम पर आप जो भी हीट देते हैं उस टाइम हीट यूज होता है बेटा उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में। तो पॉइंट ये है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, और जब वो मेल्ट होते हैं तो उस टाइम उनके टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं। और उस टाइम पर आप जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो हीट यूज होता है बेटा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको ब्रेक करने। क्लियर क्या? Yes, sir. लेकिन एमोर्फस सॉलिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनको जब मेल्ट करते हैं तो आप उनको हीट करते जाते हैं, उनके टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं और लगातार मेल्ट भी होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एमोर्फस सॉलिड है उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, उनको आप हीट करते जाओगे वो मेल्ट करते जाएंगे और उनका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो बेटा फिर इसमें द क्रिस्टलाइन सॉलिड वजह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट whereas amorphous substances melt gradually over a temperature range। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. No, sir. नेक्स्ट डालो बेटा,
आइसोट्रॉपी एंड अनाइसोट्रॉपी। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले इसको आप हेडिंग डालो फिर समझते हैं। अब देखो, यदि मान लो बेटा आपके पास ए बी कोई सॉलिड है और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है और अमॉर्फस सॉलिड बना रहा है, तो कैसे आपका होता है जरा समझो। तो यदि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा तो इसमें यदि आप एक ए के बाद आपको एक बी मिल रहा, तो यही ऑर्डर हमेशा रिप्रेजेंट होगा, ए फिर बी इधर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर यहाँ से ए फिर बी। मतलब ए बी बेटा क्या अल्टरनेट क्रम में है क्या? देखो जरा, ए के बाद हमेशा बी मिला होगा, बी के बाद हमेशा ए मिलेगा। देखो जरा, ये हो रहा है क्या? Yes, sir. एक रेगुलर Yes, अरेंजमेंट sir. है क्या? ए बी ए बी ए बी ए बी रेगुलर अरेंजमेंट है ना बेटा? Yes, sir. तो ये मान लो आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, देन आपका कौन सा ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई फिक्स ही नहीं है आपका, कहीं पर भी हो कहीं पर भी हो आपका। ये हो सकता है फिर आपका बी हो जाए, फिर से बी हो जाए, फिर आपका ए हो जाए, फिर आपको हो सकता है बी हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर आपका बी हो जाए, फिर बी हो जाए। यदि आपका इरेगुलर अरेंजमेंट इस टाइप से, देन आपका क्या है, वो आपका एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर हो सकता है आपका ए हो, यहाँ पर हो सकता है फिर से आपका ए हो, यहाँ पर आपका बी हो, यहाँ पर आपका बी हो, यहाँ पर आपका ए हो, एक दो 1 2 3 4 5 6, आपका यहाँ पर ए हो, आपका बी हो, तो इसमें कहीं आपको कोई रेगुलर ऑर्डर दिख रहा है कि ए के बाद बी हो, या फिर ए के बाद 2 बी हो फिर ए हो? कुछ रेगुलरिटी आप समझ पा रहे हैं? कुछ रेगुलरिटी इसमें? No, sir. जब इरेगुलर अरेंजमेंट हो देन वो आपका क्या होता है, एमॉर्फस, सॉरी हाँ एमॉर्फस होता है। और जब रेगुलर अरेंजमेंट हो देन आपका क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है। क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. अब मान लो यहाँ पर आपकी कोई लाइट रे आ रही है क्रिस्टलाइन में और इधर से आ रही, देन वो कैसे पास करेगी बेटा? ए बी से पास करेगी क्या, है ना? Yes, sir. और यदि Yes. इस डायरेक्शन से आ रही देन वो किसको पास करके जाएगी? ए और ए को ही पास करके हो जाएगी क्या? Yes, sir. अच्छा, यदि इस डायरेक्शन से जाएगी देन वो बी और बी को पास करते हुए जाएगी क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि यदि लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आएगी देन उसको डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या पार्टिकल्स मिलेंगे क्या? जैसे Yes, ये sir. डायरेक्शन से जा रहा हो तो ए बी मिलेंगे, इससे जाएगी तो उसे ए मिलेंगे, इससे जाएगी तो उसे बी मिलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि जो लाइट का बिहेवियर है हर एक डायरेक्शन से क्या होगा, अलग होगा। मतलब ये नहीं बोल सकते कि किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट डालो और लाइट का बिहेवियर सेम मिल जाए। लेकिन इस वाले केस में बात करें, यदि आप यहाँ से डालोगे तब भी उसे ए बी मिलेंगे, किसी भी डायरेक्शन से डाल दो आप उसे हमेशा ए बी मिल रहा है क्या? मतलब अल्टरनेट नहीं बोल रहा हूँ, ए और बी दोनों मिलेंगे, कैसे भी डाल दो आप, किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट पास करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसे ए मिले या फिर बी मिले। किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट डालोगे ए बी दोनों मिलेंगे उसे क्या? क्लियर है क्या? Yes, sir. पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें यदि आप लाइट किसी डिफरेंट डायरेक्शन से डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। उसका रीजन ये है कि उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे, कभी ए बी मिलेंगे, कभी ए मिलेंगे, कभी बी मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ पर डालोगे आप तो किसी भी डायरेक्शन से आप डाल दो उसे ए बी हमेशा मिलेंगे क्या? ए और बी दोनों मिलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जब सारे डायरेक्शन से सेम बिहेवियर होता है तो उसे बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी, और जब अलग होता है हर एक डायरेक्शन से बिहेवियर तो उसे बोलते हैं हम एनाइसोट्रॉपी। क्लियर क्या? तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं बेटा वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर? Yes, sir. समझ गए? इसको हटा दो मैं, किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। हटा दे सर? चलो लिखो फिर बेटा। Yes, sir. In case of amorphous substances,
properties like electrical conductivity, refractive index, thermal expansion EPC are identical in all directions. Stop. This property is called isotropy, and the substances showing this property are called isotropic. On the other hand, in case of crystalline substances, the properties mentioned above have different values in different directions. This type of behavior is called, ऊपर वाला हटा दूं? Yes, sir. Yes. It's called anisotropy and the substances exhibiting this type of behavior is called anisotropy. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है बेटा, अभी हम क्लास खत्म करें बेटा फिर।